हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की ये वीडियो है थिंकर्स के ऊपर और काफ़ी कमेंट थे इसके ऊपर कि थिंकर्स के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो जिसमें मैंने अभी बहुत सारे थिंकर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है और आगे भी जितने भी थिंकर्स मैं और भी थिंकर्स इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तो इसकी शायद 2-3 तो हम बोल ही सकते हैं कि वीडियोस होंगी थिंकर्स के ऊपर। लेकिन हाँ, आपको प्रॉपर पूरी थिंकर्स की जो पूरा नोट्स होता है वो आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर, और उन्होंने क्या, किस लिए वो फेमस हुए, क्या उन्होंने चीज़ें की और उनकी बुक्स वगैरह सब इसमें मैं इंक्लूड करूँगी। लेकिन हाँ, ये है कि बहुत शॉर्ट नोट्स होंगे थिंकर्स के ऊपर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, उसको आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ और लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो हमारी आज की वीडियो होने वाली है थिंकर्स के ऊपर। थिंकर्स, तो हम अगर जब थिंकर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगस्त कॉम्ट आते हैं। तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगस्त कॉम्ट के बारे में देख लेते हैं। अगस्त कॉम्ट, जिनका जन्म 1798 1798 से 18 में हुआ था और इनका मृत्यु 1857 में हुई, 1857 में। तो समाजशास्त्र को एक व्यवस्थित विज्ञान के रूप में स्थापना करने का श्रेय अगस्त कॉम्ट को ही है। यह फ्रांस के दार्शनिक हैं और इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगस्त कॉम्ट कहाँ के थे, अगस्त कॉम्ट का जो जन्म स्थल कहाँ का था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है। तो आप ज़रूर ढंग से देखिएगा वीडियो और स्टार्ट करें वीडियो देखना तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, एक भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो ये फ्रांस के दार्शनिक हैं। कांट ने ही सर्वप्रथम 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया। इन्होंने ही सामाजिक भौतिकी से, उसका नाम सामाजिक भौतिकी था पहले, उसको बदलकर इसका नाम समाजशास्त्र रखा। इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक, पिता भी कहते हैं। कॉम्ट ने समाजशास्त्र की चिंतन की 3 अवस्थाओं का उल्लेख किया। कॉम्ट के विचारों को प्रभावित करने में तत्कालीन फ्रांस और यूरोप की सामाजिक परिस्थितियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मतलब जो कॉम्ट के जो जितने भी सिद्धांत, जितने भी उन्होंने विचार लिखे हैं अपनी बुक्स में, उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं, उन सब में कहीं ना कहीं उनके जो जीवन पे, उनके जो विचारों पे जिस चीज़ का प्रभाव पड़ा, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफेक्टिव दिखती हैं। क्योंकि जब वो फ्रांस में रहते थे, वहाँ पर जो भी औद्योगिक क्रांति, जो भी क्रांति चली थी, उन क्रांति से जो भी समाज में जो दुष्परिणाम आए थे, समाज में जो अलगाव, विषमता, जो सारी चीज़ें उनको दिखाई दी, उन सबको उन्होंने देखा, महसूस किया और उसके ऊपर उनका बहुत तगड़ा, उनके ऊपर ये असर प्रभाव छोड़ा उस सब चीज़ों ने। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने अपनी बुक्स और ये सब, उससे ही प्रभावित होकर उन्होंने ये सब चीज़ें लिखना शुरू किया था। महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉम्ट ने अपने समय में फ्रांस तथा यूरोप की औद्योगिक क्रांति, पूंजीपति वर्ग, नवीन संसाधन का उदय देखा, जिसकी वजह से समाज में अशांति का अनुभव उन्होंने किया कि समाज में इन सब चीज़ों से अशांति आ गई है, लोगों में कड़वाहट आ गई है, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे हैं, लोग मतलब सब एक दूसरे से अलग रहने लगे हैं। इस तरीके की चीज़ें उन्होंने महसूस की समाज में, तो जिसका प्रभाव उनकी कृति, उनकी रचनाओं में हमें साफ झलकता है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश की है थिंकर्स के ऊपर। आई होप आपको समझ में आएगा, और इसकी लैंग्वेज मैंने बहुत इजी रखने की कोशिश की है। फिर कॉम्ट की रचना देखते हैं कि द प्रोस्पेक्ट ऑफ द साइंटिफिक वर्क रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इनकी बुक थी। पॉजिटिव फिलॉसफी और सिस्टम ऑफ पॉजिटिविटी, पॉलिटी और रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर इनका योगदान किस किस चीज़ों में रहा। चिंतन की 3 अवस्थाओं का जो इन्होंने नियम दिया, उसमें सामाजिक विज्ञानों का इन्होंने वर्गीकरण किया और उनका पदानुक्रमण किया। इन्होंने समाज शास्त्र के जो और भी विज्ञान है, समाज शास्त्र रिलेटेड और जो भी विज्ञान है, उन सब का उन्होंने उसमें वर्गीकरण किया कि हर एक चीज़ को अलग अलग उन्होंने रखने की कोशिश की। समाज शास्त्र एक नवीन विज्ञान के रूप में उन्होंने अपनी धारणा दी और सामाजिक पुनर्गठन का भी उन्होंने एक अवधारणा दी। कॉम्ट की जो 3 अवस्थाएं थी, उसमें था धार्मिक या काल्पनिक अवस्था थी। इसमें इन्होंने अवस्था में समाज की सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की। उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें होती हैं धार्मिक आधार पर होती हैं, और मनुष्य की जो भी क्रियाएं की होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई अलौकिक कारण छुपा होता है। उस चीज़ की उन्होंने
धारणा दी। दूसरा उन्होंने दिया तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्था का, और प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक अवस्था का। उन्होंने ये 3 चिंतन की अवस्थाएं उन्होंने अपनी दी थी। फिर आता है कि कांट का जो उन्होंने वर्गीकरण किया था विज्ञान का, वो किया था गणित उन्होंने सबसे पहले रखा, खगोल शास्त्र रखा, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाज शास्त्र। कॉम्ट गणित को पूर्ण विज्ञान मानते थे। वो मानते थे कि कॉम्ट का कहना था कि जो एक गणित है, जो मैथ है, वो एक अशुद्ध वो शुद्ध विज्ञान है, मतलब उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। जो मैथ है वो बिल्कुल क्लियर होता है कि भाई उसका आंसर ये आना है, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी मैथ का सवाल हो, है ना। तो इसलिए उन्होंने गणित को बिल्कुल फर्स्ट पे रखा और उसको वो पूर्ण विज्ञान मानते थे। कॉम्ट ने सामाजिक पुनर्गठन किया 3 पारिवारिक आधार पर, मतलब उन्होंने 3 रूपों में इसका वर्गीकरण किया। पहला पारिवारिक आधार पर, दूसरा नैतिकता के आधार पर, और तीसरा धार्मिक आधार पर। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं इमाइल दुर्खिम के बारे में। इनका जन्म 1858 यानी कि 1858 में हुआ और 1917 में इनकी मृत्यु हुई। समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में फ्रांस के सामाजिक विचारकों में दुर्खिम को कांट का उत्तराधिकारी माना जाता है। इनका भी जन्म कहाँ हुआ? फ्रांस के थे। इनका जन्म भी फ्रांस में हुआ था। दुर्खिम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। इन्होंने जो समाजशास्त्र को एक विषय वस्तु का रूप दिया, उन्होंने एक अध्ययन पद्धति इसमें स्वीकार की। दुर्खिम प्रत्यक्षवादी थे। दुर्खिम को समाजशास्त्रीय जगत का बौद्धिक देवता कहा जा सकता है। दुर्खिम की प्रमुख रचनाएं, मैंने इस वीडियो में बहुत ही बेसिक चीज़ें जो थिंकर्स के ऊपर पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन चीज़ों को इंक्लूड करने की कोशिश की है और ऐसी पॉइंट्स समझाने की कोशिश की है कि किस वजह से उन्होंने अपनी ये रचनाएं क्रिएट की थी। डिवीज़न ऑफ फ्लेवर इन सोसाइटी, दुर्खिम का जो वो भी इन चीज़ों से प्रभावित हुए जब क्रांति वगैरह ये सब चीज़ें हुई फ्रांस में, यूरोप में। वो भी इन चीज़ों से कि वहाँ पे पूंजीपति वर्ग आया, उन्होंने देखा, उन्होंने श्रम विभाजन का देखा कि भाई लोग श्रमिक वर्ग बहुत ज़्यादा होने लगा, वहाँ पे पूंजीपति वर्ग कैसे होने लगा। इस सब चीज़ों के बारे में उनका एक उन्होंने एक श्रम की अवधारणा दी, श्रमिक अवधारणा भी उन्होंने दी थी इन सब चीज़ों से रिलेटेड होकर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी उनकी रचना थी। द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, सुसाइड, द एलिमेंट्री forms of religious life, education and sociology and philosophy. Next है professional ethics and civic morals. फिर आता है morals education. फिर next उन्होंने दी the socialism. फिर next उन्होंने दी pragmatism and sociology. फिर आता है समाज शास्त्र जगत को दुर्खिम की प्रमुख देन क्या क्या रही। दुर्खिम का पद्धति शास्त्र बहुत फेमस हुआ था। इसमें दुर्खिम ने समाज शास्त्र में वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति, सत्यापन, वस्तुनिष्ठता, वर्गीकरण तथा तथ्यों का अध्ययन करने पर जोर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो जो मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, और नहीं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अध्ययन करने पर जोर दिया। उन्होंने समाज में श्रम विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी दिया, आत्महत्या का उन्होंने सिद्धांत दिया, धर्म का उन्होंने सिद्धांत दिया, और सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा भी उन्होंने दी। नेक्स्ट हम थिंकर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। मैक्स वेबर हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं, जिनका जन्म 1864 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1920 में हुई। तो समाजशास्त्र में अध्ययन में सामाजिक विचारक के रूप में जर्मनी में जन्मे मैक्स वेबर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ, ये जर्मनी के विचारक थे। ठीक है, मैक्स वेबर कानून के विद्यार्थी थे, परंतु इन्होंने इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, धर्म आदि विषयों पर अपने विचार लिखे हैं। ठीक है, वेबर की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? दी प्रोटेस्ट, एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, द रिलीजन ऑफ इंडिया, द थ्योरी ऑफ सोशल and economic organization, the city, essays in sociology, the methodology of social sciences. मैक्स वेबर की सभी रचनाएं जर्मन भाषा में ही लिखी हुई थी। फिर हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ल मार्क्स के बारे में। हमारे कार्ल मार्क्स यानी कि जिनका जन्म 1818 में हुआ और इनकी मृत्यु 1883 में हुई, यानी कि 1883 में। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार,
राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। 17 वर्ष की अवस्था में मार्क्स ने कानून का अध्ययन करने के लिए वॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में प्रवेश लिया। कार्ल मार्क्स इसी काल में हीगल के दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। जो हीगल थे विचारक, उनके दर्शन से बहुत प्रभावित हुए और उनके दर्शन को उन्होंने उसका पक्षपात ना करते हुए उसको और आगे ले बढ़ाया और उससे अपने विचार अलग प्रकट करने की कोशिश की और उन्होंने विचारों को भौतिकवादी जामा पहनाया। जो कार्ल मार्क्स है उन्होंने भौतिकवादी अवधारणा दी थी कि जो समाज शास्त्र है, ये जो समाज की चीजें हैं वो भौतिकवादी हैं, तो उन्होंने भौतिकवादी जामा पहनाया। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की प्रमुख बातों का उल्लेख उनकी प्रसिद्ध कृति जर्मन विचारधारा में किया गया है। मार्क्स उन इतिहासकारों में से सहमत नहीं थे जो यह मानते थे कि इतिहास कुछ महान और विशेष व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है, और यह इस मत से भी सहमत नहीं थे। कार्ल मार्क्स की प्राकृतिक एवं भौगोलिक पर्यावरण ही मानव के सामाजिक जीवन और उसके विकास के लिए उत्तरदायी है। मतलब वो इस चीज को नहीं मानते थे कि जो मानव कि अगर कोई भी चीजें होती हैं तो वो उनके लिए कारण पर्यावरण या उनके भौतिक चीजें ही उनके कारण हो सकता है और भी कारण हो। मार्क्स के सिद्धांत में आर्थिक निर्धारणवाद केंद्रीय स्थिति बनाए हुए हैं। यह ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर व्यक्त एवं विवेचित किए गए विचार घूमते हैं। मार्क्स की जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं आर्थिक निर्धारणवाद से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हैं। वो उनका मानना है कि आर्थिक चीजें जो होती हैं वो समाज में मनुष्य को बहुत प्रभावित करती हैं, इसलिए उनका जो केंद्र बिंदु रहा है वो आर्थिक निर्धारणवाद रहा है। उसी से रिलेटेड सारी चीजें उन्होंने लिखी हैं। मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समस्त मानवीय इतिहास की 2 आधारभूत बातों का उल्लेख किया। पहला कि जीवित रहने के साधनों जैसे भोजन, वस्त्र और आवास का उत्पादन तथा संतानों को जन्म देना, उनके लिए पालन पोषण करना या उनकी समाज में व्यवस्था कैसी बने, इस चीज के बारे में मनुष्य ज्यादा सोचता और इसी के लिए वो जीता है। ठीक है, इस चीज के ही बारे में कार्ल मार्क्स ने अपनी विचारधाराएं व्यक्त की हैं। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत देखते हैं। उन्होंने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी उनका कहीं ना कहीं आर्थिक निर्धारणवाद से रिलेटेड था। कहीं ना कहीं उसमें उन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष कैसे होता है और क्यों होता है, किस वजह से होता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया कि इतिहास में हमारा भौतिकवाद सिद्धांत क्या था, इतिहास में कैसी चीजें हुई थी। फिर उन्होंने अलगाव का सिद्धांत दिया। अलगाव हमारे समाज में कहीं ना कहीं आर्थिक चीजों से होता है कि भाई अगर कोई बंदा गरीब है तो उसके अंदर कैसे भावनाएं आ जाती हैं, कोई बंदा अमीर है तो उसके अंदर कैसी भावनाएं आ जाती हैं, वो अपनों से छोटों को कुछ नहीं समझता। इस तरह की चीजें उन्होंने इसमें दी। मार्क्स की प्रसिद्ध कृति दास कैपिटल है। जर्मन आइडियोलॉजी उनकी किताब थी। दास कैपिटल में भी उन्होंने पूंजीपति वर्ग का, सर्वहारा वर्ग और उन्होंने सारी चीजों का उल्लेख किया हुआ है। इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें उनका वर्ग संघर्ष सिद्धांत के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, और भी हमारे विचारक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। रॉबर्ट विलस्टेड और बहुत सारे हैं, मर्टन, पार्सन, सबके बारे में हम विचारकों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, तभी मेरी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी नए वीडियो की। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।